और तभी अचानक आज से लगभग 17.5 साल पहले, अब 18 साल होने को है, ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया। और मैं जब भी मीटिंग करता हूँ तो प्रायः ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि ऊपर वाले का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये बिज़नेस न सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी। ये बिज़नेस आने से कुछ नहीं होता किसी की ज़िंदगी में, इस बिज़नेस को समझने से होता है। मैंने इस बिज़नेस को समझा, जॉइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, काम करते गया, सीखते गया। लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिज़नेस को साथ-साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिज़ाइन किया। और तब से लगातार इस बिज़नेस को हम करते चले आ रहे हैं। आज लाखों लोगों की टीम है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है 1 महीने का। और हम सब जो यहाँ जुटते हैं, हमारा मकसद यही है कि हमारे जितने भी साथी हैं, सभी उस मुकाम पे पहुँचे। और केवल चाहने से कुछ नहीं होता, आप सभी जानते हैं, क्योंकि केवल चाहत से कुछ होता तो आज बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग आरसीएम में जुड़े हुए हैं, सभी रॉयल्टी टेक्निकल होते। तो केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बातें हम करेंगे। अभी जो सीरीज चल रही है ए टू जेड ऑफ आरसीएम बिजनेस, इसमें हमने पहला पार्ट जो हमारा है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। पहले पार्ट पर अगस्त महीने में, और अभी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ए टू जेड ऑफ आरसीएम बिजनेस का प्रोग्राम चल रहा है, इसके 3 हिस्से हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले महीने में। पार्ट 2 और 3 को हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिनेश जी देखिएगा तो लगता है गलत। एक सेकंड मेरा, टू जेड ऑफ आरसीएम, ए टू जेड ऑफ आरसीएम बिजनेस का सीरीज चल रहा है। इसके 3 पार्ट। पहला, आरसीएम बिजनेस को अपना करियर क्यों चुने, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा, आरसीएम बिजनेस में कौन सी 7 गलतियां हैं जो हमें भी नहीं करनी है, ना हमारी टीम को करने देनी है। और तीसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि आरसीएम बिजनेस में वो 7 काम है जो हमें लगातार निरंतर खुद भी करते रहने हैं और उसको लगातार अपने टीम से भी लगातार कराते रहना है। अब वहां पे आने के पहले मैं कुछ और बात आप लोगों से करूंगा, और हो सकता है इस पूरे दिन में हम इस पे चर्चा करें, क्योंकि जब काम करने की बात आती है तो उसके पहले हमें बहुत कुछ समझना होता है, और तब हम वो सारी चीजें समझ के जब काम करते हैं तो रिजल्ट आता है दोस्त। तो गेम प्लान ऑफ लाइफ को हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही उत्तेजक भी है।
साथ ही ये बहुत ही ज्यादा चुभने वाला भी है। किसी किसी को शायद समझ में ना आए, किसी किसी को शायद पसंद नहीं आए, लेकिन ज्यों-ज्यों आप बातचीत आखिरी दौर में पहुंचेगा तो बहुत चीज समझेंगे आप, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, किसी ने न जाना साहब। दोस्तों, ये गाना आप लोगों ने बार बार सुना होगा, कई बार सुना होगा। कितने लोगों को लगता है ये जो हमारी जिंदगी हमको मिली है, इसका सफर सुहाना है? कितने लोगों को लगता है? जवाब दीजिएगा, थोड़ा रिलेट कीजिएगा। कितने लोगों को लगता है? बोलिए दिनेश जी, आप होस्ट हैं। हमारे जिंदगी का ये जो सफर है, ये सुहाना सफर सबका जिंदगी का जारी है। सर, सुहाना तो नहीं बोले, बहुत सारे चैलेंजेस है जिंदगी में। दोस्तों, ये गाना आप सबने सुना होगा, बार बार सुना। इस गाने में आपने आगे ये भी सुना, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। हमें चांद तारों से आगे जाना है, बिल्कुल जाना है, जमाने को पीछे करना है। देखिए, हमें जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर बचपन में जाएं, अपने लड़कपन में जाएं, याद करें, तो सबको चांद तारों से आगे जाना था, सबको जमाने को पीछे करना था, पीछे छोड़ना था, और सबको इसीलिए ऊपर वाले ने धरती पर भेजा भी है, कष्ट काटने के लिए नहीं भेजा है। अगर आप बहुत आध्यात्म जाएंगे, चूंकि मैं सब काफी पढ़ता हूँ, आध्यात्म वगैरह बहुत सारी चीजें मैं पढ़ते रहता हूँ, तो ये जो मानव जीवन दिया है ऊपर वाले ने, इसका नाम ही दिया है सुख रूप। सुख रूप में रहने के लिए ही आदमी को भेजा है, दुखी रहने के लिए नहीं भेजा है। तो ऊपर वाले ने इसलिए हमें इस धरती पर भेजा था, यही सारी चीजें करने भेजा था कि सभी चांद तारों से आगे जाएंगे, सभी जमाने को पीछे करेंगे। ऐसा तो हम नहीं कर पाए, बल्कि जमाना हमसे काफी आगे निकल गया और हम जमाने के पीछे पीछे चल रहे हैं जमाने। कोई एक घंटे में 100 करोड़ रुपए कमा रहा है। दिखाया था मैंने गो टू डायमंड में आपने कि 100 करोड़ लोग एक घंटे में कमा रहा है। कोई एक घंटे में 100 करोड़ रुपया कमा रहा है और एक घंटे में हम 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपये से कम भी कमा रहे हैं। मैंने पूरा ये सब दिखाया है आपको। जो पहला पार्ट था A to Z ऑफ RCM बिजनेस में, उसमें हमने दिखाया हुआ आपको कि 100 रुपये घंटे कमा रहे हैं, 84 रुपये घंटे कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ का जो गेम प्लान है ना दोस्तों, वही गड़बड़। क्या आपकी जिंदगी का सुहाना सफर जारी है? दिनेश जी ने जवाब दिया, आप सबको समझ में आ गई होगी, और शायद आपका सबका जवाब यही होगा कि नहीं सर, सुहाना सफर तो जारी नहीं है, बस कट रही है, सबकी जिंदगी कट रही है। लेकिन गाने का जो आगे का हिस्सा है बिल्कुल सही है, यहाँ कल क्या हो किसी ने न जाना। किसी को कुछ भी पता नहीं कि कल का दिन कैसा होगा, बस एक एक दिन कट रही है, महीने कट रहे हैं, साल कट रहे हैं, और कट रही है हमारी जिंदगी। हमारे बाल बच्चों का क्या होगा कुछ भी पता नहीं, हमारे ही कट रही है, उनका क्या होगा पता नहीं।
हमारी उम्र भी बीत रही है और हमारे बच्चे भी बड़े हो, सभी की जिंदगी बस कट रही है, किसी तरह कट रही है, पर ऊपर वाले ने हमें ये जिंदगी काटने के लिए नहीं भेजा है, काटने के लिए नहीं भेजा। ये क्या है बताएंगे? दिनेश जी दिख रहा है फोटो, क्या है ये? कोई बताइए, गुप्ता जी भी दिख रहे हैं। सूखा आम लग रहा है। सूखा आम लग रहा है सूखा ये हुआ है सूखा हुआ आम आम आदमी। आम आदमी है ये आम आदमी। आम आदमी। ये आम नहीं है, ये आम आदमी है जिसे जमाने ने चूस लिया है। क्या क्या है जमाने ने चूस लिया है। दोस्तों, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं, किसी को पता नहीं कि अगले क्षण क्या होगा, अगले पल क्या होगा। कितनी बड़ी जवाबदेही है हमारे सीएम वालों के कंधे पर, ये हमें समझना पड़ेगा। किसी और को भी तो मौका दे सकता था ऊपर वाला, आपको ही क्यों मौका दिया? क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है, भरोसा करता है कि आप इस भरोसे को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी क्या होता है? आम आदमी की जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, रास्ते कांटों से भरे रहते हैं। आम आदमी के जीवन के रास्ते एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का सफर तय करने के लिए उनको उन्हीं कांटों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनका सारा रास्ता, जिंदगी का पूरा रास्ता कांटों से भरा। जिंदगी का सफर आसान नहीं है, रास्ते कांटों से भरे होते हैं। उन रास्तों पे चलना पड़ेगा आपको। जिंदगी का सफर तय करने के लिए आपको उन्हीं कांटों के रास्तों पर चलना पड़ता है। कभी उनकी सांसें थक जाती, तो कभी सर दुखने लगता है। कभी उनकी सांसें थक जाती हैं, कभी उनके सर दुख जाता। आपने कभी सुना है कि कभी किसी की सांसें भी थकती है? लेकिन आम आदमी का थक जाता है। आम आदमी की सांसें भी थकती हैं और कभी सर दुखता है। आम आदमी के जिंदगी का सफर ऐसा है कि कभी उनकी सांसें थकती हैं और कभी सर दुखता है, कभी पैर थकता है और कभी उनका दिल दुखता है। मजे की बात तो ये है कि आम आदमी के जिंदगी का सफर अजीब सा है दोस्त। मंजिल मिलती है मौत के बाद। अजीब सा सफर है आम आदमी का ये जिंदगी। मौत के बाद जिंदगी मिलती है, मौत ही उनकी मंजिल है। मानिए कि उनकी मंजिल ही मौत हो, उनको जिंदगी भर मंजिल की तलाश रहती है, लेकिन उनको जिंदगी भर मंजिल नहीं मिलती। पूरी जिंदगी के सफर में वो दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। पूरी जिंदगी वो रेस में लगे रहते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। इससे रेस है वो। पूरी जिंदगी वो ऐसे रेस में लगे रहते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। भाग तो सब रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग भाग रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। उनको ये सोचने की भी फुर्सत नहीं है आखिर ऊपर वाले ने उनको इस धरती पर क्यों भेजा है। इंसान ऊपर वाले की सबसे नायाब रचना है, नायाब कृति है। कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट अगर कोई नायाब पेंटिंग बना दे तो वो बेशकीमती हो जाता है, वो अनमोल हो जाता है। और हम ऊपर वाले की एक नायाब रचना है, नायाब कृति है। हम भी बेशकीमती हैं साहब, हम भी अनमोल हैं, पर आज एक आम इंसान का इस दुनिया में कोई मोल नहीं। इंसान द्वारा बनाई गई चीजों
की कीमत है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें जो बनाया हमारी कोई कीमत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ का गेम प्लान ही गड़बड़ है, सारा गेम प्लान गड़बड़। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ऐसा हो जो चाहे वो हर बार मिल जाए, तो जिंदगी और ख्वाबों में फर्क क्या रह जाए। हाँ दोस्तों, यहाँ हम जिंदगी जीने की बात नहीं करने वाले, यहाँ हम ख्वाबों की जिंदगी की बात करने वाले। ऊपर वाले ने हमें जिंदगी काटने के लिए नहीं, ख्वाबों वाली जिंदगी जीने के लिए भेजा है। आप कहेंगे कि जब ऊपर वाले ने हमें ख्वाबों वाली जिंदगी जीने के लिए भेजा है, तो हमारी ये दुर्दशा क्यों? इसका कारण ये है कि हमारी जिंदगी का गेम प्लान ही गड़बड़। ऊपर वाले ने हमें जो ये जिंदगी दी है, उसका सफर सुहाना हो सकता है, अभी भी हो सकता है, जब हम अपने जिंदगी का गेम प्लान सही कर लें तो। प्रश्न है कि क्या ये सब अभी भी ठीक हो सकता है? हमारी जिंदगी का सफर सुहाना हो सकता है अगर हमारी जिंदगी का गेम प्लान सही हो सकता है? हाँ दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें जो ये जिंदगी दी है ना, उसका सफर अभी से भी सुहाना हो सकता है अगर हमारे जिंदगी का गेम प्लान सही हो जाए तो। लेकिन हमारे जिंदगी का गेम प्लान हमें दिया गया है, हमने अपने से अपने जिंदगी का गेम प्लान नहीं बनाया, यही गड़बड़। सभी चिंतित हैं, सभी सोच रहे हैं, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं। लोगों का चेहरा देखिए तो पता नहीं, पूरे दुनिया का लगता है समस्या उन्हीं को सुलटाना है, ऐसे ही चिंतित हैं लोग। अपनी समस्या सुलटती नहीं, दुनिया का प्रॉब्लम सुलटाने। दोस्तों, हमारी जिंदगी का गेम प्लान तय है, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी का गेम प्लान तय नहीं कर रहे। बरसों से हमारी जिंदगी का गेम प्लान एक ही जैसा है और हम सारे के सारे एक ही गेम प्लान पर काम कर रहे हैं। हमें अपना गेम प्लान चुनने की आजादी भी नहीं है। साथ ही हमने पढ़ा है कहीं पर कि जिंदगी एक नाटक है, एक गाना भी था शायद इस पे, और हम सब नाटक के पात्र हैं और हम सबको जिंदगी रूपी इस नाटक में अपना अपना रोल निभाना है और चले जाना। शायद इसीलिए हम इस धरती पे आए। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं कि ऊपर वाले ने हमें ये जिंदगी नाटक करने के लिए दिया है? सहमत हैं क्या आप लोग? बोलिए गुप्ता जी, क्या ये जिंदगी ऊपर वाले ने हमें नाटक करने के लिए दिया है? बिल्कुल नहीं साहब, नहीं सर, बिल्कुल। तरह तरह की धारणा हमने अपनी जिंदगी में बना ली है, हमें इनसे निजात पाने की जरूरत। जिंदगी धारणाओं से नहीं चलती, जिंदगी एक गेम है, जीवन एक खेल है। और ये जो हमारा प्ले ग्राउंड है वो क्या है? ये भारत भूमि, जहां हम पैदा हुए हैं, ये हमारी कर्म भूमि है। हम सब खिलाड़ी हैं इस वसुंधरा के, दूजा ना मिल सके यहाँ कोई राउंड, दूसरा राउंड मिलने वाला नहीं है। इसी एक ही जिंदगी में सब करना है। स्वेच्छा से खेल खेलो, ऊपर बैठा है कैप्टन। आप अपनी स्वेच्छा से, बोझ समझ के कर्म नहीं कीजिए, स्वेच्छा से कायम कीजिए। ऊपर कोई देख रहा है, ऊपर कैप्टन बैठा है। फिक्स नहीं है कुछ भी, यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। हमने
सुना भी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे या वैसा पाओगे। कुछ भी फिक्स नहीं है। क्रिकेट मैच में फिक्स हो जाता है, लेकिन जिंदगी में कुछ फिक्स नहीं है। खुशी खुशी कर लो सस्टेन कर जाइए इस बिजनेस में, खुशी खुशी कर जाइए, बोझ समझ के नहीं, दबाव से नहीं, दुखी मन से नहीं। अपने मन को आप निहारो, अपने मन को आप निहारिए। दूजा न कोई ऑप्शन ढूंढो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। हेल्प कौन करेगा? आपका मन। आपके मन ही आपको हरा सकता है या आपका मन ही आपको जिता सकता है। इस पे अलग से मन पे मैं बहुत बात करने वाला हूँ आने वाले दिनों में आपसे। तू तेरे अंदर सिर्फ तू अकेला, आप अकेले हैं, और झांक सके सिर्फ ऊपर वाला। आपके अंदर आप अकेले हैं और झांक सकता है केवल ऊपर वाला, और कोई नहीं देख सकता कि आप कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, आपके मन में क्या है। जो आपके मन में है वही बोलेंगे, वही करेंगे। ये अलाइनमेंट हो जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो क्या है, ये जो हमारी जिंदगी है ये गेम है, और इस गेम को देखिए, इस गेम में कोई ऑप्शन नहीं है। न हारना है न जीतना जरूरी है। जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है, खेलना जरूरी है। इस धरती पे हमें ऊपर वाले ने खेलने भेजा है साहब, खेलिए। लेकिन ये जो गेम है इसका गेम प्लान भी आपको ही बनाना है, और गेम का गोल भी आपको ही बनाना है, हमको ही तय करना है। आप खेल खेलते रहें, जिंदगी के हर गेम में हारना जीतना, इस गेम में हारना जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, खेलना और लगातार खेलते रहना महत्वपूर्ण है। ऊपर वाला कप्तान है, वो सब देख रहा। और इस गेम का जो मैदान है वो है हमारी भारत भूमि, हमारी कर्म भूमि है ये भारत भूमि। हाँ, हमें इस भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए तन मन और आत्मा से काम कर। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहां बैठे जितने भी हमारे साथी हैं, हम सब का ये एक मकसद है, और हम सब आज प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि ऐसा करके रहेंगे। सालों से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं। हमें स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं। हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन हमें अभी तक आर्थिक आजादी। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ का जो गेम प्लान है ना, वही गड़बड़ है, वही सही नहीं। हमारे लाइफ का गेम प्लान क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले जो गेम प्लान हमें विरासत में मिली है वह क्या है, इसकी चर्चा। दोस्तों, इस गाने को अभी मैंने जो सुनाया कि ये माँ भारती है, भारत माँ है, और ये गाना आपने सुना, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ, पुकार रही है माँ भारती, पुकार रहा ये देश। हम सभी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। बढ़ेगा कैसे? तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। आप चलेंगे तो आपके साथ
बढ़ जाएगा देश। आप चलेंगे तब बढ़ेगा देश, सोचने से नहीं बढ़ेगा। तो चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती। दोस्तों, टीसी छाबड़े जी का जो मेन एम है वो क्या है? आरसीएम का मतलब उन्होंने क्या समझाया था कि उन्हें रिचेस्ट कंट्री ऑन मैप बनाना है हिंदुस्तान को। आर से रिचेस्ट, सी से कंट्री, एम से मैप। उनका मकसद क्या है? रिचेस्ट कंट्री ऑन मैप, ये जो नक्शा है ना विश्व का, इस विश्व के नक्शे पे रिचेस्ट कंट्री बनाना है, और सब संभव है आरसीएम के माध्यम से। और आज हम सब यहाँ प्रण लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलके इसको करके ऐसा करके रहेंगे। आज हम लोग ले रहे हैं कि रिचेस्ट कंट्री ऑन मैप, हम माँ भारती को बनाएंगे, इंडिया को बनाएंगे, हिंदुस्तान को बनाएंगे। अभी हमारी जिंदगी का गेम प्लान देखिए, क्या है हमारी जिंदगी का गेम प्लान? एजुकेशन। हम लोग जब पैदा होते हैं ना, खूब पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें, सीढ़ी लगा लगा के, अगर सारी किताबें जिंदगी में जितनी पढ़ी है तो सीढ़ी से भी नहीं पहुंचेंगे। क्लास में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते चश्मा लग जाता है। तीन आदमी का यहाँ पे वीडियो ऑन दिख रहा है, गुप्ता जी, उनके भी आंख पे चश्मा है, दिनेश जी, उनके भी आंख पे चश्मा है, और नियाजुद्दीन के भी आंख पे चश्मा है। भले नियाजुद्दीन कहता है कि हम पढ़े नहीं है, लेकिन कहीं से तो चश्मा लग ही गया। अभी हमारी जिंदगी का गेम प्लान क्या? हम लोग जब पैदा होते हैं ना, तो उसके 5 साल तक तो समझिए कि हम लोगों को कुछ खास दबाव नहीं दिया जाता है। खूब खेलो कूदो, कुछ भी करो, जो चाहते हैं हम कर सकते हैं 5 साल तक। लेकिन 4-5 साल के बाद हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कठिन, बहुत ही टफ गेम प्लान दे दिया जाता है, और उस गेम प्लान को क्या कहते हैं? गेम प्लान ऑफ एजुकेशन। और फिर ये शिक्षा का गेम प्लान हमें दे दिया जाता है। ये गेम प्लान अगर आपको मालूम हो दोस्तों कि ये चला आ रहा है बरसों से, और वो भी बिना बदले परिवर्तित, कोई बदलाव नहीं हुआ उसमें। बातें बहुत सारी हो रही हैं इसको लेकर के, लेकिन कुछ हुआ नहीं, जस का तस चल रहा है। हमारी ये जो शिक्षा नीति है ना दोस्त, ये बहुत पुरानी, उसी पुरानी नीति से हम शिक्षा ले रहे हैं। आज के समय में ये नीति फेल। ये गेम प्लान क्या है, इसे आज हम डिकोड करें, इसे हम आज समझने की कोशिश करें। जॉय की सुइसाइड बात समझ में आ रही है? शुरुआत हो गई समझ की। दोस्तों, कोई बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो उसके माता पिता तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसके माता पिता तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि उनके बच्चे को स्कूल जाना है, स्कूल जाकर के तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, और ये जो गोल होता है स्कूल का, ये आपको नर्सरी, किंडरगार्टन से होते हुए, क्लास 1 से होते हुए क्लास 10 तक, मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई करनी होती है, जहां आपको अलग अलग तरह से बोर्ड, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई
जैसे बोर्ड के हिसाब से परीक्षा देनी होती है, और ये मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही नंबर आपको आगे की पढ़ाई के लिए योग्य बनाए। अब दोस्तों मेरा सवाल ये है, एजुकेशन किस चीज के लिए होनी चाहिए, नॉलेज के लिए या मार्क्स के लिए? आपने सही सोचा कि नॉलेज के लिए, लेकिन आप लोग जब अब मुझे बताएंगे, हम लोग जो शिक्षा आज की तारीख में भारत में ले रहे हैं, क्या वो मार्क्स के लिए है या ज्ञान के लिए है, नॉलेज के लिए? देखिए मुझे याद है कि सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मार्क्स का था, क्योंकि मेरे भैया स्कूल टॉपर बन गए थे, मेरी बहन थी, एक कजन सिस्टर थी, वो भी काफी अच्छे मार्क्स ला रही थी, इसलिए मेरे ऊपर काफी प्रेशर था मार्क्स लाने। मेरे पास नॉलेज लेने का प्रेशर बिल्कुल नहीं, बल्कि मार्क्स लाने। मतलब है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि आज की तारीख में हम सब यहाँ जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। एक नियाजुद्दीन हमको दिख रहे हैं, जो स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, वो कहते तो हैं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज भले वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं है, चौथी पास है, विश्वास ही नहीं होगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि आज की तारीख में हम सब यहाँ जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सबने मैट्रिक पास जरूर किया होगा। क्या किया होगा कि नहीं साहब? हाँ या नहीं? जी सर, जी बिल्कुल। सर, ज्यादा लोग करिए। सबने किया होगा लगभग। अगर हम लोगों को आज दोबारा उस मैट्रिक के एग्जाम में बैठा दिया जाए तो कितने लोग पास हो जाए, बताइए? पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग फेल। मैक्सिमम लोग फेल हो जाएंगे सर। फेल, बताइए, बहुत कम लोग पास, में भी कुछ कर जाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पास के मार्क्स को प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? पास में। एजुकेशन इज नॉट अबाउट मार्क्स, एजुकेशन नंबर के लिए नहीं है, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। एजुकेशन नॉलेज के लिए होता है, बट इन इंडिया एजुकेशन इज ऑल अबाउट मार्क्स। लेकिन हिंदुस्तान में नंबर की मारामारी है, नंबर का रेस है। That thing disappoint students, ये लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं, और इसलिए इतने लोग सुसाइड करते हैं। Which is more important, नॉलेज और मार्क्स? क्या इम्पोर्टेंट है बताइए आपने? नॉलेज। क्या इम्पोर्टेंट होना? नॉलेज सर। नॉलेज, नॉलेज सर। मार्क्स वर्सेस नॉलेज, which one to choose? मैं नॉलेज को चूज कर। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके जो जिंदगी में 100 नंबर लाए हैं, लेकिन एग्जाम में फेल हैं। 100/100 फुल मार्क्स है उनको लाइफ में, जिंदगी शानदार है उनकी, लेकिन अगर उनका आप एजुकेशन का हिस्ट्री देखेंगे तो एग्जाम में फेल। तो क्या है कि जिंदगी के मार्क्स में फुल मार्क्स और एग्जाम में फेल बहुत लोग मिलेंगे। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था और किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। अगर आपको ड्राइविंग की नॉलेज है, कुकिंग की, खाने बनाने की नॉलेज है, तो 10 साल बाद भी आपको कुकिंग करने के लिए कहा जाए तो आप कुकिंग कर पाएंगे। 10 साल बाद भी आपको गाड़ी चलाने कहा जाए तो आप गाड़ी चला लेंगे, क्योंकि आपको उसका नॉलेज है, ज्ञान है। लेकिन आज आप मैट्रिक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे,
आपने बचपन में साइकिल चलाने का नॉलेज लिया, साइकिल चलाना सीखा, 20 साल से आपने साइकिल नहीं चलाया है और आपको आज साइकिल चलाना पड़े, क्या आप नहीं चला पाएंगे? चला लेंगे, क्योंकि आपने साइकिल चलाने में मार्क्स नहीं ऑब्टेन किया था, ज्ञान लिया था, सीखा था साइकिल। आपने जो स्कूल में पढ़ा, जो कॉलेज में पढ़ा, क्या वो याद है? क्या वो आपको जिंदगी में, मतलब याद तो है नहीं, वो तो मुझे भी नहीं याद है, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सवाल मेरा दूसरा है, एक तो वो याद भी नहीं है, दूसरी बात यह है कि क्या वो आपकी जिंदगी में कहीं काम आया? कहीं साइन थीटा का यूज हुआ? कहीं कॉस थीटा का यूज हुआ? परेशान थे हम लोग, कॉपी रंग देते थे, कॉपी पे कॉपी रंग देते थे साहब, नहीं करते थे तो डंडा भी पड़ता था, माँ बाप का भी, टीचर का भी। और आज वो किसी काम का नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपने कुकिंग में मार्क्स सिक्योर किए, नॉलेज नहीं लिया है आपने, कुकिंग में मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो 10 साल बाद आपको सिर्फ वो मार्क्स पेपर पे ही दिखाई देगी कि इतने में इतना नंबर लाया, नॉलेज नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी पूरी कंट्री सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करती है, क्योंकि ये मार्क्स हमें आगे की क्लास के लिए मदद करेगा, आगे की शिक्षा के लिए मदद करेगा। 10वीं के मार्क्स तय करते हैं कि आप अच्छे स्कूल से 12वीं कर पाएंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे, और स्कूल के मार्क्स आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए योग्य बनाएंगे, जिससे आप अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। उदाहरण के लिए, मुझे जो 12वीं में मार्क्स आया था, उसकी वजह से मैं प्रतियोगी परीक्षा दे पाया, कंपटीशन दे पाया, और इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया और मैंने इंजीनियरिंग कर ली। आज मैं दोबारा उस परीक्षा में बैठूं तो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां भी ज्ञान की बात नहीं थी, वहां भी सिर्फ मार्क्स की थी बात थी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हम लोग जो एजुकेशन लेते हैं, हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि एक कंपटीशन के योग्य बनाना, और प्रतियोगिता का उद्देश्य है एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए, बस। क्या फायदा इसी पढ़ाई, और पढ़ाई पर अपनी जिंदगी का बेशकीमती 20 साल बर्बाद कर दिए। हमने जो अपना 20 साल लगाया, मेरे पापा ने जो लाखों रुपए खर्च किए मेरी पढ़ाई पे, देश ने जो खरबों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, खरबों रुपया लगाया, स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया, उससे ना हमें कुछ मिला, ना पापा को कुछ मिला, और ना देश को कुछ मिला। हाँ, देश को मिला ना, क्या मिला? एक समस्या मिली, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। अब कॉलेज का उद्देश्य क्या है? हमें डिग्री देना, और डिग्री का उद्देश्य क्या है? कि हमको कोई जीविका मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो हमारे लाइफ का गेम प्लान क्या है? कि शिक्षा प्राप्त करो, नौकरी प्राप्त करने के लिए, बस। मतलब आज हम पढ़ाई क्यों करते हैं? नौकरी लेने के लिए। कितने आदमी की नौकरी लग गई? मेरा कहना है कि शिक्षा लीजिए, नौकरी खोजने के लिए नहीं। मैंने भी पढ़ा है, मैंने अपने सारे बच्चों को भी पढ़ाया है, पढ़ाना ही है, क्योंकि उसके और भी कारण है, ये सब हम बाद में फिर चर्चा करेंगे, पढ़ना क्यों जरूरी है। लेकिन शिक्षा लीजिए, लेकिन केवल नौकरी खोजने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। नंबर काम नहीं आएगा आपका, ज्ञान काम है। नौकरी खोजने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। सब चीज कीमती, सबसे कीमती क्या है? वक्त।
शिक्षा इक्वल टू नौकरी नहीं होना चाहिए। ज्ञान आपको फ्री करेगा, मुक्त करेगा। नॉलेज विल सेट यू फ्री। एजुकेशन इक्वल टू ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब पेशा और नौकरी नहीं होना चाहिए। कहीं आपने सुना होगा, कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि ज्ञान आपको मुक्त करता है, फ्री करता है, आपको आपकी परेशानियों से मुक्त करता है। अब आप सोचिए, नॉलेज आपको फ्री करने वाला था, वो आपको ऑक्यूपेशन दे गया, आपको पेशा दे गया, आपको धंधा दे गया, आपको नौकरी दे गया, आपको नौकर बना गया, आपको गुलाम बना गया। गुलाम बना गया। ऑक्यूपेशन, धंधा, नौकरी हमें गुलाम बना देता है और हमारा सबसे बेशकीमती चीज, हमारा टाइम हमसे छीन लेता है। पेशा, धंधा, नौकरी और फ्री, ये संभव ही नहीं है साहब। धंधे वाले लोग जो अपने धंधे में पूंजी लगाते हैं, वो उस पूंजी के गुलाम बन जाते हैं। नौकरी करने वाले उस ऑफिस के गुलाम बन जाते हैं, बॉस के गुलाम बन जाते हैं, उनको दिए गए टारगेट के गुलाम बन जाते हैं। तो पेशा, धंधा, नौकरी और फ्री, ये दोनों उल्टी चीज है, दोनों ठीक उल्टे शब्द हैं। आज पूरी की पूरी सोसाइटी क्यों परेशान है? क्योंकि जो आपका गेम प्लान है वही गड़बड़ हो गया है। शिक्षा जो हमें धंधे को की ओर लेके जाता है, नौकरी की तरफ लेके जाता है, वो हमारे जीवन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यानी हमारा टाइम, हमारा समय हमसे दूर कर। आपका पैसा, आपकी नौकरी, सबसे पहले आपसे आपका सबसे बेशकीमती चीज आपसे छीन लेता है, आपका समय आपसे छीन लेता है। आज किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास नहीं। हमारे इस गेम प्लान ने हमारी जिंदगी ऐसी बना दी है कि आज हमारे पास फुर्सत मरने की नहीं है और पैसा जहर खाने का नहीं। फुर्सत मरने की नहीं है और पैसा जहर खाने का भी नहीं है। नॉलेज अगर आप वाकई में कहेंगे कि कहाँ लगाएं, तो नॉलेज तो इस चीज में अप्लाई होनी चाहिए जिससे आप फ्री हो सके। उदाहरण के लिए साइंस का नॉलेज। साइंस आपको ये ज्ञान देता है, वो ज्ञान देता है जिससे आप बहुत सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं। जैसे कि आज के तारीख में आपको कपड़ा धोने के काम से वॉशिंग मशीन क्या करता है? फ्री कर देता है। सीढ़ी पे पैदल चढ़ने के काम से लिफ्ट आपको फ्री कर देता है। आपको पैदल चलना न पड़े, इसलिए जब हवाई जहाज, ट्रेन, गाड़ी, कार बनाने का ज्ञान आ गया, साइकिल बनाने का ज्ञान आ गया, बैलगाड़ी बनाने का ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया हमारे पास, तो हम लोग क्या हो गया? उस काम से फ्री हो गए, पैदल चलने के काम से फ्री हो गए। तो नॉलेज क्या है? अब जब आप अध्यात्म में जाइएगा तो क्या कहा जाता है? उसमें जब घुसिएगा तो आपको कहेगा नॉलेज आपको फ्री करता, मुक्त करता। तो किसी भी चीज का नॉलेज आपको फ्री करता है और ऑक्यूपेशन, धंधा, नौकरी हमें गुलाम बना देता है और हमारा सबसे बेशकीमती चीज हमारा टाइम हमसे छीन लेता है। तो आज की बात हम यहाँ पे रोकेंगे, कल इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग नेक्स्ट, अभी ये टॉपिक है चलेगा, क्योंकि ये बहुत मैंने जरूरी समझा कि बाकी चीजों का नॉलेज देने के पहले मैं इन सारे चीजों को पहले क्लियर करूं। पहले तो मैंने अपने दिमाग से क्लियर किया, फिर मैंने चाहा कि आप लोगों के दिमाग से भी ये सारी चीजों को मैं डाल लूं।